कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होइएगा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्किल पर। और जैसे आप लोग को मालूम है कि हम जो है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पहला वीडियो आप लोग को दे दिया है, जिसमें जो है हमने वहाँ पर वास्को डी गामा के आगमन जो हुआ था उससे संबंधित जो है पूरे के पूरे कहानियों को पूरे मैटर को आपको समझा दिया था। और आज जो है अब हम लोग को पढ़ना है कि यहाँ पर भारत में जो है पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन आएंगे, पुर्तगाली गवर्नरों का काम क्या क्या होगा और वे जो है कैसे कैसे करके जो है अपने आप को भारत में एस्टेब्लिश करेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी एक गवर्नर चलाएगा, एक इंडियन स्टेट पॉलिसी चलाएगा, सती प्रथा को बैन किया जाएगा, धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, ऐसे से अनेकों काम इस सब का है और उन्हीं सभी चीजों को हम लोग को आज समझना है। तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर इन सभी चीजों को समझते चलिए। और अगर आप जो है बेहतर ढंग से पूरे के पूरे जो है वीडियो को बिना स्किप किए अगर देखते हैं तो हम वादा करते हैं कि आपको फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री के इस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग फिर से उसी टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक का नाम आप लोग को मालूम है, यूरोपियों का आगमन, अच्छा है विदेशी कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो पहले टॉपिक को हम लोग लिख लेते हैं। विदेशी कंपनियों का आगमन, विदेशी कंपनियों का आगमन। अब इसमें हम लोग देख चुके हैं कि इसमें जो है वार्थोलोमियो, देखिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं और आपको जो है मैप जैसे बनाए थे उसी आधार पर देखिए, बिना मैप के जो है यहाँ पर इन सभी चीजों को समझ पाना उतना ज्यादा बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए हिस्ट्री भले ही पढ़ रहे हैं लेकिन मैप का जो है इसमें हम हमेशा जो है यूज करेंगे और मैप के द्वारा ही जो है कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से आपको क्लियर हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले हम मैप को ही बनाना उचित समझेंगे। और ये जो है यहाँ पर भारत हो गया और ये भारत का ये जो है स्टेट एक गुजरात हो गया और पूरा का पूरा भारत का अगर मैप बना ही दिया जाए तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से भारत हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके बगल में ये सब पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब हो गया। यहाँ पर पड़ेगा आपका अरब और अरब के जस्ट बगल में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है यह हो जाएगा कौन, तो यूरोप। ठीक है, और यूरोप जो है यहीं से निकल करके आएंगे सब कौन, इधर जो है हम लोग का पड़ जाएगा कौन, अफ्रीका महादेश। ये महादेश जो है कौन महादेश हो जाएगा, अफ्रीका महादेश। और इसी अगर इस थोड़ा सा बड़ा हुआ तो छोटा कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर हो गया ये अफ्रीका महादेश। थोड़ा सा इसको और बड़ा दिखा दिया जाए और इस अफ्रीका महादेश से होकर के और यहाँ पर भारत में इसके निचले तट से होते हुए यूरोप से ये जो है व्यापारी कुछ आएंगे। पहला व्यापारी को आप लोग को बताए थे जो यहाँ पर पहुंचा था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियास, और कितना में पहुंचा था, तो 1487 में। और इस जगह का भी नाम बतला दिए हैं, केप ऑफ गुड होप, या इसको आप आशा अंतरिप के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पहला जो यूरोपियन व्यापारी पहुंचा था, जो व्यक्ति पहुंचा था, वह कहाँ का था, तब पुर्तगाल का था। आप लोग को पिछला वीडियो में सब बता दिए हैं कि एक वास्को डी गामा को छोड़ करके चाहे हेनरी द नेविगेटर है, चाहे दूसरा व्यक्ति मैगलेन है, चाहे वहां पर अगर हम कहें बार्थोलोमियो डियास या कोलंबस या फिर अंत में वास्को डी गामा, ये सब के सब जो हैं पूरा का पूरा यूरोप के हैं। और इसमें से एक को अगर छोड़ दिया जाए, किसको, तो केवल और केवल कोलंबस को, जो स्पेन का है, और बाकी सभी यात्री जो हैं कहाँ के हैं, तो ये जो है पुर्तगाल के हैं। तो इस आधार पर हम लोग सब चीज को यहाँ पर समझ चुके हैं। अब आगे समझे कि यहाँ से एक दूसरा व्यापारी निकलता है, व्यक्ति निकलता है और वह भारत में पहुंचता है, भारत में केरल के कालीकट में, और इसका नाम है वास्को डी गामा। जो कितना में पहुंचता है, तो 1498 के समय में। इसको रास्ता बताने वाला व्यक्ति जो था वो यहाँ पर समुद्री रास्तों से वह गुजर रहा था, जो गुजरात का व्यापारी था, अरब में व्यापार करने के लिए गया हुआ था। और यहाँ से जो है यह जब अरब से व्यापार करके वापस जब लौटा तो इस समुद्र में जा ही रहा था, तब तक जो है इसको वास्को डी गामा देखता है, दोनों मिलता है। और वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है, तो यही व्यापारी है, गुजराती व्यापारी, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था जी, तो अब्दुल
मजीद, और इसी के द्वारा जो है इसको वास्को डी गामा को भारत तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर जमूरियन शासक था जिसने इसका स्वागत किया था। इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो है यूरोपियनों का आगमन जो हुआ था उस क्रम में और कौन कौन जो है लोग इनको यहाँ पर मिले थे। जैसे एक साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम चार्ट बना करके पहले सबको लिख लेते हैं। जैसे देखिए पहला आया था यहाँ पर कौन, 1498 में, और वो कौन था, तो वास्को डी गामा था। इसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति आया था वह आया था कितना में, तब 1500 ईस्वी में। आप लोग को बतला दिए हैं इस सारी की सारी चीजों को पिछला वीडियो में। 1500 ईस्वी में जो आया था इस व्यक्ति का नाम क्या है जी, तो इसका नाम है अल्बारेज। क्या नाम है, अल्बारेज कैब्राल, अल्बारेज कैब्राल। और ये अल्बारेज कैब्राल जो है यह आता है कितना जहाज से, तो आप लोग को बताए थे 13 जहाजों से आता है। भारत में कितना जहाजों से आता है, 13 जहाजों से। क्योंकि वास्को डी गामा जब भारत में व्यापार किया और यहां से पुनः अपने जब देश गया तो ये भारत के सामानों को, वस्तुओं को जब बेचता है तो इसको वहां पर 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और इतना प्रॉफिट को देखते हुए यहाँ के जितने भी और व्यापारी थे उनके अंदर एक प्रकार का छटपटाहट मच गया कि भाई जितना जल्दी हो सके भारत जाया जाए, क्योंकि रास्ता का खोज हो चुका है और भारत से चीजों को ला करके फिर से व्यापार किया जाए। तो इसलिए अगला जो व्यक्ति आएगा 1500 में आएगा और ये आएगा तो अपने साथ में एक का एक जो है एक बार में 13 जहाज को लेकर के आएगा, फिर सामानों को भरेगा, अपने देश में जाकर के वहां पर व्यापार करेगा। तो ये व्यक्ति हो गया। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जान ले तो इसी ने ब्राजील का खोज किया है। ठीक है, ब्राजील का खोज करने वाला कौन है, तो यही है अल्बारेज कैब्राल। और लास्ट में आपको बताएंगे कि पुर्तगालियों के पतन होने का कारण क्या है, तो उसमें जो है इस व्यक्ति का नाम का चर्चा हम जरूर करेंगे पतन के समय में। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम बने रहिए और बेहतर ढंग से सभी के सभी कॉन्सेप्ट और फैक्ट को दिमाग में रखते चलिए। तो 1500 तक हम लोग पहुंचे। 1498 के बाद में कितना हो गया, 1500। 1500 के बाद में हम देखेंगे तो 1502 में यहां पर दोबारा आएगा कौन जी, वास्को डी गामा। पहली बार कब आया, 1498 में। और उसके बाद में वास्को डी गामा दोबारा कितना साल बाद आया है, तो 4 साल बाद, यानी 1502 के समय में यहां पर फिर दोबारा कौन आएगा, तो वास्को डी गामा। अगर इसी के साथ साथ आप जानना चाहिएगा कि फिर अगली बार भी वास्को डी गामा आया है क्या, तो हम कहेंगे जी एकदम बिल्कुल आया है। और जानते हैं वो कब आया है, तो 1524 के समय में। यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एक बार और आएगा कितना में, 1524 में। और आएगा तो ये भारत में ही मर जाएगा, भारत में ही इसका मृत्यु हो जाएगा, भारत में इसका मृत्यु हो जाएगा। अब इस सब कहानी को धीरे धीरे आपको बताने वाले हैं कि वास्को डी गामा को भारत की महिलाएं इतना ज्यादा सरापेंगी। महिलाओं के शराप में ताकत होता है भाई भारतीय महिलाओं का ना। अब ये इतना ज्यादा सरापेंगी कि इसका जो है मृत्यु यहीं पर हो जाएगा। और कहां पर, तो भारत में एक फैक्ट्री है, कोचिन फैक्ट्री, और इसी कोचिन फैक्ट्री में इसका मृत्यु हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग देखिए, 1498, 1500, 1502 में वास्को डी गामा। लास्ट में वास्को डी गामा कब आएगा, 1524 में। और फिर इसके बाद में 1502 के बाद में हम लोग पढ़ेंगे 1503। और 1503 में यहां पर एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा अल्बुकर्क। क्या नाम होगा, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। और ये अल्बुकर्क जो है यह यहाँ पर भारत में 1503 में आया है। और लेकिन यह व्यक्ति आगे चल करके गवर्नर बन करके एक बार फिर आएगा और वह समय इसका होगा गवर्नर के रूप में। तो यह 1509 से लेकर के और फिर 1515 तक यह भारत में गवर्नर के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा जी, तो गवर्नर के रूप में यह भारत में 1509 से लेकर के 1515 तक कौन रहेगा, अल्बुकर्क रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको देखें। लेकिन इससे संबंधित एक चीज को आपको बता देते हैं, पिछला वीडियो में 1503 की जगह पर 1502 लिखा गया था, तो उसको आप यहां से क्लियर कर लीजिएगा। अल्बुकर्क कब आया था, 1503 में आया था। अब 1503 के समय में एक और घटना घटता है। और अब यहां पर क्या होता है, आपको लग गया कि बहुत सारे जो है यहां पर लोगों का आगमन होने लगा भारत में। अब ये सब सोचा कि भाई बार बार आ रहे हैं, सामान को खोज रहे हैं, फिर व्यापार कर रहे हैं, लाद रहे हैं इस पे, तब लेकर के जा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय यहां पर भी लग जा रहा है।
ये सब सोचा कि क्यों नहीं एक कंपनी खोल दिया जाए और उस कंपनी का काम सामानों को यहाँ पर जो है नियंत्रण करना, देख रेख करना और साथ साथ इकट्ठा करके रखना होगा, ताकि हम लोग आए तो ज्यादा समय नहीं लग पाए हमको और हम लोग सामानों को भर करके यहाँ से तुरंत लेकर के जाएं और व्यापार कर पाए। इसलिए इस सब ने अपना पहला फैक्ट्री, किसने? तो पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। इस सब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं जी? तो पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री जो है, इनके हम लोग आगमन से संबंधित या कार्य को हम लोग कह सकते हैं, कार्य नहीं लिखेंगे, पुर्तगालियों के बारे में हम लोग यहाँ पे मैटर को समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इनका पहला फैक्ट्री जो खुलेगा, पहला फैक्ट्री, यह इनका पहला फैक्ट्री खुलेगा कब? तो 1503 के समय में। और ये फैक्ट्री जो खुलेगा, अगर कोई पूछ दिया कि किस जगह पर, तो कोचीन में। कहां पर जी? तो कोचीन में। और ये कोचीन कहां है? तो केरल। और इस कोचीन का जिक्र अभी जस्ट किए हैं। इसी कोचीन में बताइए कौन मरेगा? कौन मरेगा? तो यहां पर आपको बता दिए हैं कि वास्को डी गामा 1524 के समय में भारत में तीसरा बार आएगा और गवर्नर के रूप में आएगा। किस रूप में आया था जी? तो गवर्नर बन करके आएगा और ये भारत में फिर यहाँ पर कोचीन फैक्ट्री में मर जाएगा। ठीक है, तो एक कोचीन। अच्छा, अगर कंपनी का बात हुआ है तो एक चीज और लिख देते हैं कि इन लोग का दूसरा कंपनी कब खुला? तो 1505 के समय में। कब जी? तो 1503 में पहला कंपनी, 1505 में। चलिए हो जाएगा। 1505 में जो है इन लोग का सेकेंड कंपनी यहाँ पर खुलता है। कब? तो ये कहाँ पे? तो पूछा जाएगा तो कन्नौर नामक जगह पर, कन्नौर में इन लोग का दूसरा कंपनी खुलता है। अब इसके बाद में हम लोग को आगे समझना है कि ये तो यहाँ तक हो गया, 1505 तक इन लोग का दूसरा कंपनी खुल गया। अब यहाँ पर 1505 में अब यहाँ पर एक व्यक्ति गवर्नर बन करके आएगा और वो जो गवर्नर होगा उस गवर्नर के बारे में देखिए। जैसे पुर्तगाली गवर्नर हम लोग का टॉपिक हो जाएगा, पुर्तगाली गवर्नर। और देखिएगा तो इसमें जो 3 व्यक्ति को मुख्य रूप से पढ़ना है। ठीक है, जैसे पहला व्यक्ति है, इसका नाम है अल्मीडा। क्या नाम है जी? अल्मीडा। और अल्मीडा के बाद में एक दूसरा व्यक्ति गवर्नर बन करके आएगा जिसको हमने अभी बताया है। और बताइए कि वह कौन व्यक्ति गवर्नर है जो 1503 में आया है? तो आप ध्यान दिए होइएगा। तो दूसरा व्यक्ति आपको बताया है जिसका नाम है अल्बुकर्क, जो 1503 में आया है और बाद में 1509 से 1515 तक ही गवर्नर बन करके भारत में रहा। तो आप यहाँ पर देखिए अगला आपको मिल जाएगा। जैसे अल्मीडा और इसका समय का बात करें तब 1505, यानी जिस समय में दूसरा कंपनी बना तब से, और 1500 कितना तक जी? तब 1509 के समय तक यह भारत में आता है। इसके बाद में दूसरा गवर्नर रहेगा और इसका नाम क्या होगा? तो जिसका नाम होगा अल्बुकर्क। क्या नाम होगा? अल्बुकर्क। और फिर अल्बुकर्क जो है इसका समय तब 1509 से और फिर कब तक? तब 1515 के समय तक, 1515 तक। इसके बाद में तीसरा गवर्नर, ये प्रमुख गवर्नर हम लोग देख रहे हैं। तीसरा गवर्नर जो है इसका नाम होगा अल्मीडा। एक मिनट, अल्मीडा नहीं, इसका नाम होगा नीनो डी कुनाहा। क्या नाम होगा? नीनो डी कुनाहा। नीनो डी कुनाहा। और नीनो डी कुनाहा जो है यह 1529 से और ये 38 तक भारत में रहता है। हालांकि आप देखिएगा तो इसके बाद में 1515 के बाद में 29 तक बीच में गैप रहा, बहुत सारे गवर्नर आए। इसी के बीच में तो आया था कौन? वास्को डी गामा भी गवर्नर बन करके, वास्को डी गामा, जो कि बहुत दिन तक जो है यहाँ पर सरवाइव नहीं किया और आया था 1524 में और फिर 24 में ही इसका मृत्यु हो गया। और कहाँ मरा? तो अभी लिख दिए थे, कोचीन में इसका मृत्यु हुआ था, कोचीन फैक्ट्री में ही यह मर गया। तो इस प्रकार से ये प्रमुख गवर्नर हो गए। अब बारी बारी से हम इन गवर्नरों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एकदम पहले काफी ज्यादा पूछे गए हैं अनेक प्रकार के एग्जामों में। तो हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अल्मीडा हो गया। अब अगर हम अल्मीडा के बारे में बात करें तो इसको थोड़ा सा हम लोग पहले छोटा कर लेते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए अल्मीडा के बारे में, तो ये है हम लोग के पास में पहला गवर्नर जिसका नाम है अल्मीडा। और अल्मीडा जो है जब भारत में आता है, पहला पुर्तगाली गवर्नर, तो ये क्या करता है? भारत में एक पॉलिसी को चलाता है जिस पॉलिसी का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम है जी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी। तो हम लोग इसके काम को देखेंगे। इसका काम क्या हो जाएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर
पॉलिसी। और इसको जो है किसके द्वारा चलाया गया, पॉलिसी, इसको किसके द्वारा चलाया गया, तो हम लोग कहेंगे यह अल्मीडा नाम का जो गवर्नर है इसी के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया गया था। इस ब्लू वाटर पॉलिसी का जो अर्थ होता है यानी शांतिपूर्ण, इसका अर्थ बताया गया शांतिपूर्ण व्यापार। क्या बताया गया जी, तो शांतिपूर्ण व्यापार बताया गया। लेकिन यह बेचारा तो चाहता था शांति, पर इसको बाकी दूसरे जो अगल बगल के लोग थे वो लोग शांत रहने नहीं दे रहे थे। अब इसने भाई सहने का भी एक सीमा होता है, सहते गया और अंत में 9 में जो है यह कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर की चीजें हो रही हैं। और फिर इसने जो इसको चैलेंज कर रहा था खुद इसने उनको चैलेंज कर दिया। अब इसके बारे में समझिए कि इसको चैलेंज कौन कौन कर रहे थे। तो आप जब देखिएगा भारत के मैप को तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अरब, और अरब जो था, अरब यह रास्ता बंद किया था और पूरा यूरोपियनों का दुश्मन कौन बन गया था, अरब। यहाँ पर है हम लोग का कौन, अफ्रीका, ये है अफ्रीका महादेश ना। अब यहाँ से ये सब आता था, सब व्यापारी इधर से भारत में। और ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो खाली आपको सागर दिखाई दे रहा है अरब के नीचे वाला, इस सागर का नाम है अरब सागर। क्या नाम है जी, अरब सागर। अब इस अरब सागर में यहाँ पर ये जो अरबी लोग हैं यह पुर्तगालियों को जाने नहीं दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं नहीं, तुम हमसे परमिशन लिए बगैर नहीं जा सकते हो, अगर जाओगे तो तुमको अपना धर्म परिवर्तन पहले करना पड़ेगा तब हम तुमको जाने देंगे। एकदम कठोर नियम अरब सागर में, इस सागर में नियम चला रहे थे। लेकिन ये सब चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए बच करके काम करते जा रहा है कौन, तो वही पहला गवर्नर जिसका नाम है अल्मीडा। समय बदलते गया, ये लोग का प्रेशर बढ़ा। बाद में जो है अरब के जो शासक थे उनको चैलेंज कर देता है कौन, यह अल्मीडा, और कहता है कि अगर जो है तुम्हारे मन में यही बात है कि युद्ध लड़ना ही है तो आओ हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। तब तक शांत रहा जब तक ये अपने सेना को संगठित नहीं कर लिया, अपने शक्ति को बना नहीं लिया, अपने शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं लिया, तब तक ये शांत रहा। लेकिन जिस समय में यहाँ पर इन लोगों का चैलेंज बार बार आना शुरू हुआ था, उसके बाद में अंत समय में यानी 1509 अपने जाने के समय में इसने चैलेंज को स्वीकार किया और कहा कि आओ देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना बाजू में दम है और हमारे अंदर कितना है। और फिर यहाँ पर एक युद्ध होता है जो कितना में होगा, 1509 के समय में। और यहाँ पर अगर हम इस युद्ध की बात करें तो दो लोगों के बीच में होगा। तो एक साइड तो यहाँ पर अरब होंगे, अरब वाले होंगे, अरब के साथ में इनका साथ देने के लिए ये मिस्र वाले भी आ जाएंगे। और साथ साथ में भारत में ही एक शासक था, बेगड़ा शासक। क्या नाम था इसका, बेगड़ा शासक। और बेगड़ा शासक जो था यह कहाँ का था, तो यह था गुजरात का। कहाँ का था, गुजरात का। अगर बेगड़ा शासक के बारे में चलिए थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। ये 3 आदमी इधर के हो गए और साथ साथ में इधर जो होंगे वो कौन होंगे, तो अल्मीडा। कौन होगा, तो अल्मीडा होगा। और अल्मीडा जो कहाँ का गवर्नर है, तो पुर्तगाल का गवर्नर। कहाँ का, पुर्तगाल का गवर्नर। अब इन तीनों को अगर कोई अकेला व्यक्ति चैलेंज किया है, जान रहा था कि इसके दोस्त ये सब भी आ जाएंगे युद्ध लड़ने, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति अगर चैलेंज किया है तो कहीं ना कहीं उस लायक अपनी शक्ति को बना लिया था, तभी इसने इनको चैलेंज कर दिया। बेगड़ा शासक कौन था, गुजरात का था। और इसके बारे में खासियत ये था, ऐसा था कि समझिए कि इसको जो है कीड़ा मकोड़ा काटता था ना, तो कीड़ा मकोड़ा काट करके खुद मर जाता था, लेकिन इसको कुछ नहीं होता था। इस प्रकार का इसका जो है मतलब शरीर जो है विष से भरा हुआ था। ये एकदम मतलब आदमी तो था, लेकिन इसके अंदर का जो शारीरिक बनावट था, इसके अंदर के कुछ ऐसी चीजें थी कि इस पर जो भी कीड़ा इसके शरीर पर बैठता था, इसको काटता था, वो कीड़ा मर जाता था, बल्कि इसको कुछ नहीं होता था। तो इस प्रकार के चीजों को हम लोग बेगड़ा शासक के बारे में देखें। अब ये 1509 के समय में युद्ध होता है और इस युद्ध को लड़ते हुए यहाँ पर अल्मीडा जो है जीत हासिल करता है और फिर यहाँ पर ये पूरे के पूरे अरब सागर में अपना कंट्रोल यहाँ पर करना शुरू कर देता है। आप लोग देखिए यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांतिपूर्ण व्यापार लेकर के आया था। पॉलिसी को किसने, अल्मीडा ने। लेकिन बार बार उकसाने पर अंत में इसने खुद से चैलेंज कर दिया कि आओ
देखते हैं भाई तुम्हारे अंदर कितना बाजुओं में दम है। और फिर यहाँ पर इन तीनों को एक साथ में, अरब, मिस्र और बेगड़ा गुजरात के शासक हैं, इनको तीनों को एक साथ में पटखनी देने का काम करता है कौन? तो अल्मीडा। और फिर अल्मीडा यहाँ पर जीत करके और पूरा का पूरा अरब सागर, साथ साथ हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर और फिर उधर बंगाल साइड में बंगाल की खाड़ी, इन सभी इलाकाओं पर अपना कब्जा जमा लेता है, अपना अधिपत्य कायम कर लेता है। तो यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी आप लोग देखें, अगर साथ में इसको मैप के द्वारा हम लोग समझें तो बहुत कम समय में आपको बेहतर ढंग से हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हो गया हम लोग का भारत का उत्तरी भाग, और यहाँ पर हो गया अरब, यहाँ पर हो गया अफ्रीका महादेश, और फिर यहाँ पर हो गया यूरोप। और अगर हम बात करें तो यूरोप के से यहाँ से ये लोग भारत में जाने का काम किए थे। ये जो सागर है, इस सागर का नाम हम लोग क्या दे दिए जी? देखिए मैप अगर रहेगा ना तभी आप बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। इसका नाम हम लोग क्या दे दिए? तो इसका नाम है अरब सागर। कौन सागर है? अरब सागर। और अरब सागर के नीचे ये जो सागर है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस सागर को, इसका नाम हो जाएगा हिंद महासागर। क्या नाम है जी? तो हिंदुस्तान के नीचे वाला महासागर का नाम क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। और इस हिंद महासागर पर भी किनका कब्जा हो जाएगा? हिंद महासागर, इस पर भी कब्जा हो जाएगा किनका? पुर्तगालियों का। और साथ साथ में आप देखिएगा यहाँ पर ये बंगाल का खाड़ी, बंगाल के नीचे कौन? इधर बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पे किनका अपना अधिपत्य हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे फिर से उन्हीं पुर्तगालियों का, बंगाल की खाड़ी। देखिए बिना मैप के जो है चीजों को ज्यादा दिन तक आप याद करके नहीं रख सकते, इसलिए हमने कहा कि भाई साथ साथ मैप भी दिया जाए ताकि आपको बेहतर ढंग से चीजें ज्यादा दिन तक दिमाग में रह पाए। पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन जो स्टूडेंट सभी चीजों को एग्जाम हॉल तक लेकर के चल जाता है, उसी का जो है ज्यादा चांस रहता है कि वह अपने एग्जाम को बेहतर ढंग से फाइट करके उसमें रिजल्ट ले पाएगा। लेकिन इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बार बार आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें आपके दिमाग में रहे। अब यहाँ पर अल्मीडा इन सारे जगहों पर कब्जा किया, और जानते हैं इस सब जगह को उसने एक नाम एक साथ में दिया। और हम कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए कि जब यहाँ पर अल्मीडा ये पूरे के पूरे समुद्र को जीतता है तो इस पूरे समुद्र वाले एरिया का एक क्या नाम देता है? तो इसका नाम देता है एस्तादो द इंडिया। क्या नाम दिया जी? तो आपसे पूछा जाएगा कि समुद्र का नाम क्या दिया गया? तो एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया इसका नाम दिया गया। तो याद रखिएगा एस्तादो द इंडिया किसको कहा गया? तो जहां पर अल्मीडा ने पूरा समुद्र पर कब्जा किया उसका एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। तो आप लोग पूरा पूरा अल्मीडा के बारे में समझ लिए। अब देखिए इन लोगों ने बस इतना ही नहीं किया, बल्कि आगे चल करके यहाँ पर अनेक प्रकार के टैक्स भी वसूलना शुरू कर दिए। जो भी लोग इस रास्ते से होकर के जाते थे, चाहे वो कोई भारत का शासक हो गया, अगर इनको अपना समुद्र में कोई भी जहाज को उतारना है, अगर ये जहाज को अपने इस एरिया में उतारते हैं, किसी भी जहाज को इधर से गुजारना है तो इनको टैक्स देना पड़ता था। और इस जहाज पर जो टैक्स लगता था इसको कहा गया कार्टज, कार्टज आर्मीडा काफिला, कार्टज आर्मीडा काफिला व्यवस्था ये था, इसको चलाया गया। और जानते हैं ये सब जितना भी पुर्तगाली है, इसमें से जाने वाले दूसरे दूसरे देशों के जहाजे, चाहे वो खुद भारत ही क्यों नहीं हो, उन सबसे टैक्स लेता था। कहता था बिना टैक्स दिए अगर आप समुद्र में जाइएगा तो फिर हम जो है उसके जिम्मेवार नहीं है कि आपका सामान कोई लूट ले, नहीं तो आप सुरक्षा के साथ में अगर इससे गुजरना चाहते हैं तो हमको जो है ये टैक्स दीजिए। और जब आप टैक्स दीजिएगा तो आपको सुरक्षा जो है वह उसकी गारंटी हम लेते हैं, आप एकदम बेहतर ढंग से इसमें चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जानते हैं जब कोई टैक्स नहीं देता था तो उस टैक्स के बदले में एक खुद जो है पुर्तगाली सब इनके जहाजों को लूटने का काम करता था। और जो लोग टैक्स दे देते थे तो खुद जो है सुरक्षा करने के लिए यही सब अपना जो है साथ में इनका जा करके और पूरा इनके जहाजों को जहां भी जाना होता था उनके साथ में जाता था सब। तो इनके द्वारा जो काफिला जो टैक्स लिया गया उसको क्या कहा गया?
कार्टज अल्मीडा काफिला व्यवस्था। अब यहाँ पर इसने अल्मीडा ने पूरे के पूरे इलाका पर कब्जा किया और इस पूरे इलाका को जो है हम लोग समझ गए कि इसका नाम क्या दे दिया, एस्तादो द इंडिया। इसमें से यहाँ पर जो आप देखते हैं ये बंगाल का जो जगह है, बंगाल के खाड़ी वाला यहाँ पर हुगली जो जगह है, इसको इसने लूटपाट का केंद्र बनाया। किसको? लूटपाट का केंद्र किसको बनाया गया? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर हुगली जो है, हुगली, इसको इसने क्या बना दिया? लूटपाट का केंद्र। यानी सबसे ज्यादा लूट कहां होता था? तो बंगाल के खाड़ी में। और कहां पर? तो हुगली में। इस प्रकार से हम लोग समझ गए किसके बारे में जी? तो अल्मीडा के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ये पूरा का पूरा अल्मीडा आया है तो अभी जो है यह भारत के स्टेट या किसी भी भूमि के ऊपर अपना पावर नहीं दिखा रहा है। इसका पावर कहां है? तो समुद्र में है। जैसे अरब सागर को जीत लिया, मिस्र को, अरब को, और बेगड़ा शासक को हराकर हिंद महासागर पर खुद कब्जा हो गया, बंगाल की खाड़ी पर भी कब्जा हो गया। तो हम लोग ने देखा कि इसने क्या किया कि केवल समुद्र के ऊपर कब्जा किया। अब जो अगला गवर्नर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा अल्बुकर्क। क्या नाम होगा जी? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क का समय हम लोग देख लिए 1500 यहाँ पर 9 में गया है अल्मीडा, और तब इस शुरू करेगा 1509 से और फिर 1515 तक रहेगा। अब ये पॉलिसी लेकर के आएगा इंडियन स्टेट पॉलिसी। इंडियन स्टेट पॉलिसी, इंडियन स्टेट पॉलिसी। यानी पहले इस सबको जो है पॉलिसी, इसको जो है पहले अल्मीडा को भेजा गया और कहा गया कि भाई जाओ पहले समुद्र पर कब्जा करो ना, समुद्र जब अपना हो जाएगा तो टैक्स बढ़िया मिलेगा, कंपनी को बैकअप मिल जाएगा, कंपनी जो है वहां पर आगे बढ़िया से सरवाइव करेगा। तो अल्मीडा भली भांति उस काम को करके दे दिया। इसके बाद में आता है कौन? अल्बुकर्क। जो कौन गवर्नर होगा? तो दूसरा गवर्नर, पुर्तगाली दूसरा गवर्नर। ये तो इतना बेहतर काम करेगा पुर्तगालियों के लिए कि समझिए कि इसका कोई जोड़ नहीं है। इसीलिए ये अल्बुकर्क को जो है हम लोग पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो अल्बुकर्क को। अब ये क्या करेगा इसके बारे में समझिए। जैसे आप यहां पर देखिए, ये हो गया यहां पर भारत का ये स्टेट। इधर जैसे आपको मालूम है सबसे नीचे यहां पर तमिलनाडु हो गया, इसके ऊपर यहां पर हो गया एक केरल हो गया, केरल। यहां पे हो गया आपका कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक थोड़ा इधर तक आएगा, चलिए बना ही देते हैं। केरल हो गया और मान लीजिए कि यहां तक जो है ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु ठीक है। देखिए तो ये हो गया केरल, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के बगल में यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर मिल जाएगा कौन? तो गोवा मिल जाएगा। गोवा के बगल में यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो है महाराष्ट्र, मुंबई हो गया। और मुंबई के ऊपर ये जो इलाका है यह कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा इलाका गुजरात कहलाता है, यहां से यहां तक। अब जब यहां पर आया है, ये हो गया महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है। अब आया है यहां पर अल्बुकर्क। ये कौन पॉलिसी लाएगा? इंडियन स्टेट पॉलिसी। अब इसमें ये क्या करेगा कि सबसे पहले कहेगा कि अब तो समुद्र हमारा है, तो इधर से दूसरा जितना भी कंपनी सब आएगा, मान लीजिए कि आगे आने वाला आप लोग जानते हैं डच आएगा, फ्रांसिस आएंगे, अंग्रेज आएंगे। तो ये कहा कि भाई इधर से हमारे साथ में और भी बहुत सारे यूरोप से लोग आने के लिए सोच रहे हैं, तो क्यों नहीं इसके पूरा का पूरा इधर वाला स्टेट पर कब्जा कर लें। जब कब्जा हो जाएगा तो फिर वो जो है इधर से आ नहीं पाएंगे। इसलिए इसने इंडियन स्टेट के ऊपर कब्जा करने के लिए एक पॉलिसी लेकर के आया। अब ये क्या करता है कि सबसे पहले देखता है कि भाई हम किस पर कब्जा कर रहे हैं। तो इस समय में ये इसका समय देखिएगा तो 1509 से शुरू होता है। और जानते हैं 1509 में यहाँ पर एक साम्राज्य चलता था नीचे कर्नाटक वाला इलाका में। जैसे इसको आप देखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया कृष्णा नदी। ठीक है। और ये हो गया तुंगभद्रा नदी। ठीक है। ये हो गया कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। और ये हो गया नदी जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। दो नदी हो गया। अब इनके बीच में यहां पर जो है ये इलाका, यही उस समय कहलाता था विजयनगर। विजयनगर। देखिए इसको बिना समझे आगे की चीजों का आप नहीं समझ सकते हैं।
इसलिए इसको हम समझा रहे हैं। यहाँ पर तुंगभद्रा नदी, यहाँ पर कृष्णा नदी, और ये नीचे हो गया विजयनगर, और इसके ऊपर वाला अगर हिस्सा में बात करें तो यहाँ पर एक और ऊपर साम्राज्य हुआ करता था, जिस साम्राज्य का नाम था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य नीचे हो गया विजयनगर साम्राज्य और ऊपर हो गया बहमनी साम्राज्य। अब ये दोनों एक दूसरा का दुश्मन साम्राज्य, ये हिंदू साम्राज्य है और ये जो है मुस्लिम साम्राज्य है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई किसके लिए चलता था? तो रायचूर द्वाब, ये एक जगह था रायचूर द्वाब, रायचूर द्वाब, इसके लिए जो है इनके बीच में लड़ाई चलता था, द्वाब। अब ये जो जगह के लिए लड़ाई चलता था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में, यहां पर आता है कौन? अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क कहता है कि कृष्णदेव राय जो है यहाँ विजयनगर के उस समय में राजा हैं, जिनका समय पीरियड आप देखिएगा तो सेम इसी के समय से शुरू ये भी करते हैं। 1509 से यह है और 1509 से लेकर के 29 तक यहाँ पर कौन शासन करते हैं विजयनगर में? तो इनका नाम है कृष्णदेव राय। क्या नाम है जी? कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय जी यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक कृष्णदेव राय, जिनके बारे में बाबर जो है कहता है कि पूरा भारत का सबसे ताकतवर शासक कोई है तो कौन है? कृष्णदेव राय। इनका बड़ाई जो है किसने किया है? बाबर ने खुद किया हुआ है। तो एक कृष्णदेव राय हो गए और ये 9 से शुरू कर रहे हैं, जब यहाँ पर कौन आता है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कहता है कि भाई चलो इनसे जमीन मांगो, ताकि ये जमीन देंगे तो हम अपना कंपनी को एस्टेब्लिश करेंगे। इसलिए जमीन मांगने के लिए अपने एक जो है इसका मतलब एक दूत होता है जिसका नाम है फादर लुई। क्या नाम है जी? तो फादर लुई यह क्या करता है कि अपना दूत जो है एक व्यक्ति को बना करके भेजता है जिसका नाम है फादर लुई। क्या नाम है? फादर लुई। और इनको किसके दरबार में भेजता है? आप लोग गेस कीजिए। तो वहीं कृष्णदेव राय। किनके दरबार में? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में फादर लुई को अपना दूत बना करके भेजता है और कहता है कि जाके मांग करो कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक, इसमें जो है ये कुछ भूमि दे ताकि हम वहां पर कंपनी को खोल पाए। लेकिन कृष्णदेव राय के दरबार में फादर लुई तो जाता है, जमीन की मांग तो करता है, न चाहते हुए भी कृष्णदेव राय जी इस सबको कंपनी के लिए जगह देने से मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? कारण बनता है कि भाई आखिर क्यों मना कर दिए? क्योंकि अरब जो है, अरब यहाँ पर इस अरब से यहाँ घोड़ा आता था विजयनगर में। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ा कहां से आता था? तो अरब से। अरबी घोड़ा उस समय सबसे बढ़िया घोड़ा माना जाता था लड़ने के लिए। जब इस बात को सुना सब कौन? अरबियों ने कि कृष्णदेव राय जमीन देने वाले हैं पुर्तगालियों को, तो इस सब का तो पहले ही नहीं पड़ता था। तो इसलिए अरबियों ने कहा कि नहीं, अगर कृष्णदेव राय तुमने अगर जमीन दे दिया पुर्तगालियों को तो हम तुमको घोड़ा जो है देना बंद कर देंगे। अब कृष्णदेव राय कहे कि भाई थोड़ा सा जमीन के चलते हम युद्ध लड़ने वाला जो घोड़ा है उसको हम क्यों बंद करवा ले आना? कहे कि नहीं भाई, अभी हम जमीन नहीं दे सकते हैं। और फिर फादर लुई तो यहाँ पर जाता है, लेकिन उसको जो है यहाँ पर कृष्णदेव राय के दरबार में जमीन नहीं मिल पाता है। वहां पर इसको जो है दरबार में जमीन नहीं, बल्कि वहां पर कर्नाटक में जमीन इसको नहीं मिल पाता है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिर होता है क्या? कहा अल्बुकर्क कि अच्छा आप हमको जमीन नहीं दीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं। सोचा भाई ये अगर इनसे हम गुस्सा होकर के दुश्मनी कर ही लेते हैं तभी हमारा ही घाटा है, क्योंकि सबसे ताकतवर राजा, इनका चर्चा खुद बाबर ने अपना पुस्तक में किया है और इनसे युद्ध लड़ना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और इनसे हम तत्काल में युद्ध लड़ने की स्थिति में अपने आप को उचित नहीं समझेंगे। और कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने सोचा कि अब दूसरे जगह पर हम जो है जगह की मतलब कहां पर कब्जा करें जहां पर कृष्णदेव राय को बुरा भी नहीं लगे और हम कब्जा भी कर लें तो फिर और इनको खुशी भी हो। तो इसने कहा अच्छा इनका एक दुश्मन साम्राज्य है कर्नाटक के ऊपर, और जिस साम्राज्य का नाम है बहमनी साम्राज्य। और ये जो बहमनी साम्राज्य है, इसी बहमनी साम्राज्य का जो एरिया है यहां से लेकर के यहां तक ये हुआ करता था।
अब ये बहमनी साम्राज्य जो है किसका दुश्मन है? तब विजयनगर का। आप लोग को बताए अभी यहाँ पर कि ऊपर बहमनी साम्राज्य, नीचे विजयनगर साम्राज्य। अब इसी बहमनी साम्राज्य को जो है 5 भागों में बांट दिया था। किसने? तो कृष्णदेव राय ने। अगर इसको थोड़ा सा और फ्रेश यहाँ पर देखिएगा तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हो गया ऊपर बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, नीचे हो गया यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। इसको 5 भागों में बांट दिए थे कौन? कृष्णदेव राय जी। और कौन कौन? तो यहाँ पर पहले हो जाएगा ऊपर बरार, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा बिदर, बिदर के नीचे यहाँ पर हो जाएगा जिसका नाम होगा बीजापुर, बीजापुर। इधर होगा एक जिसका नाम होगा अहमदनगर, अहमदनगर। और दूसरा यहाँ पर जो होगा इसका नाम होगा, ये सब यहाँ पर जगह हो गया। और इसका नाम है गोलकुंडा। क्या नाम है? गोलकुंडा। ये जो है पहले से 5 भागों में बंटा हुआ है। और इसने सोचा कि भाई हमको अगर विजयनगर में जगह नहीं मिला है तो यहाँ के राजा कृष्णदेव राय को दुखी भी नहीं करना है, और फिर किस जगह पर कब्जा कर लें कि इनको खुशी भी हो और ये हमारा विरोध भी नहीं करे। तो इन्हीं के दुश्मन जो बीजापुर था, जो पहले गोवा कहलाता था, माने अभी गोवा कहलाता है, तो इस जगह पर चढ़ाई करता है कौन? अल्बुकर्क। और जानते हैं यह बीजापुर से इस गोवा वाले जगह को छीन लेता है। और यह कब का घटना है? तो आप लोग को बहुत बढ़िया से सबको याद होगा, 1510 में पुर्तगालियों ने किसके ऊपर कब्जा कर लिया? तो गोवा के ऊपर। किसके ऊपर? तो गोवा के ऊपर। अब देखिए यह गोवा के ऊपर यहाँ पर कब्जा करता है। जानते हैं इस समय में इसका मदद कौन करता है? तो एक व्यक्ति होता है जो जिसका नाम है तिमैया। क्या नाम है? तिमैया। तिमैया के मदद से जो है इसका काम होता है कि राजा के कमजोरी को बताना। ये मदद कर दिया और अल्बुकर्क जो है यहाँ पर अटैक कर दिया। तिमैया के मदद से यहाँ के शासक जो था इसका नाम था आदिल शाह। क्या नाम था? आदिल शाह। इस आदिल शाह को जो है यहाँ पर अल्बुकर्क हराता है और बीजापुर को कब्जा में कर लेता है, अर्थात गोवा को अपना कब्जा में कर लेता है। तो पहले यहाँ पर अब गोवा कब्जा हो गया। अब गोवा के बाद में यहाँ पर अल्बुकर्क क्या करता है? तो गोवा के बाद में आप देखिए ऊपर यहाँ पर गोवा हो गया, तो गोवा के ऊपर कौन आएगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में इसका अगला अटैक होगा। जानते हैं यहाँ पर हुआ 1510 में गोवा, ये करेगा 1511 में। कहा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अलावा यहाँ ऊपर जो है गुजरात, इसके भी जगहों को कब्जा करेगा। अगर हम लोग बात करें तो ये महाराष्ट्र और गुजरात का ये इलाका पहले सब एक साथ में ही था। इसके ऊपर अटैक करता है 1511 में और यहाँ से 3 जगह को जीतता है। अब कौन कौन इसमें का जगह होगा? तो उसका हम नाम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे एक होगा बेसिन, बेसिन। दूसरा होगा सालसेट, सालसेट। उसके बाद में दीव, दीव। बम्बई, बम्बई। ये 4 जगहों जो है इन सब पर कब्जा कर लेता है 1510 के बाद में। कब? तो 1511 में। कौन? तो अल्बुकर्क। और यहाँ पर कब्जा करके, और समझिए कि नीचे जो है यहाँ कृष्णदेव राय हैं, यहाँ पर हो गया गोवा इसका, महाराष्ट्र इसका, दमन दीव बेसिन वाला सब इलाका इधर। अब इतना तक इलाका को इसने कब्जा कर लिया। ये इलाका महाराष्ट्र है और ये इलाका आपको गुजरात के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग देख रहे हैं कि अल्बुकर्क जो है अपनी पावर को इतना बढ़ा लिया कि फिर उसका कोई जोड़ नहीं था। बहुत बढ़िया ढंग से नीचे से ऊपर तक जो है कब्जा किया। अब जब एक गुजरात पर कब्जा कर रहा था, यहाँ गुजरात को आप देखिएगा, जब आप देखिएगा कि जब गुजरात पर यहाँ पर कब्जा कर रहा था तब इसका एक व्यक्ति ने विरोध भी किया था। ये गुजरात हो गया, यहाँ ये महाराष्ट्र को भी जीत गया है, यहाँ पर ये गोवा को भी जीत गया है। ये हो गया गोवा, ये हो गया महाराष्ट्र। ठीक है। अब गुजरात पर जब कब्जा कर रहा था तो गुजरात के लिए एक व्यक्ति विरोध भी किया था और इस व्यक्ति का जो नाम था, इसका नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है जी? बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक हुआ करता था। बहादुर शाह गुजरात का शासक। अब ये क्या किया? इसका विरोध किया कि नहीं, तुम इधर नहीं आ सकता है। बहादुर शाह को जो है इसने समझाया, लेकिन बहादुर शाह माना नहीं। अब ये वही बहादुर शाह है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वो वही बहादुर शाह है जिसने यहाँ गुजरात के ऊपर है राजस्थान, गुजरात के ऊपर जो है भारत का जो राज है, यहाँ पर इस राज का, भारत का सबसे बड़ा राज जिसका नाम है
राजस्थान। इस राजस्थान में जो राणा संगा था, उस राणा संगा का मृत्यु होने के बाद में इसकी पत्नी थी कर्णावती। कर्णावती, इस कर्णावती को अकेले देख करके यही गुजरात का बहादुर शाह जो है इसके ऊपर अटैक किया था, ठीक है। और कर्णावती जो है, यही कर्णावती जो है अपने बचाव के लिए मुगल शासक हुमायूं के पास राखी भेजी थी और कही थी कि आप कैसे भी करके हमको बचा लीजिए। मुगल शासक हुमायूं इधर से निकल गया था कि चलो भाई कर्णावती का रक्षा कर दिया जाए, लेकिन बहादुर शाह मैसेज भेजवाता है हुमायूं को, कहता है कि देखो तुम भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, और ये जो कर्णावती है यह काफिर है, माने गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिमों को काफिर कहा जाता है, दूसरा धर्म के लोग को। तो ये काफिर है और तुम इस काफिर को बचाने के लिए हमको विरोध कर रहा है, माने एक मुसलमान दूसरा मुसलमान का विरोध करेगा। और इस बात को कह करके और हुमायूं को इधर से ही वापस लौटा देता है कौन? या बहादुर शाह। यही बहादुर शाह का चर्चा हो रहा है, जिसने किसका विरोध करने लगा? तो अल्बुकर्क का। किसका? अल्बुकर्क का। अल्बुकर्क इसको कहता अच्छा भाई तुम रहेगा तब तो जो है हमारा विरोध करेगा। बाद में चल के अल्बुकर्क जो है इनको बुलाता है समुद्र में और कहता है कि आओ एक समझौता करना है। वहां पे खटपट होता है और खटपट होने के बाद में लड़ाई की स्थिति बन जाती है। बहादुर शाह अपना जान बचाने के लिए यह क्या करता है कि नाव जो होता है इस नाव पर से कूद जाता है। कहां पर? तो समुद्र में, और फिर समुद्र में कूदता है और उसी में मर कर डूब करके मर जाता है। तो नाम है बहादुर, लेकिन कहां मर गया? तो पानी में डूब के मर गया। ऐसे ऐसे भारत में शासक हुआ करते थे। तो ये पूरा चीजों को हम लोग यहाँ पे समझे। अब हम लोग देखें कि यहाँ इधर तो पूरा विजयनगर है, विजयनगर है, विजयनगर से लेकर के और यहाँ ऊपर तक जो है पूरा का पूरा जगह पर कब्जा हो गया किसका? अल्बुकर्क का। अगर विजयनगर को छोड़ दिया जाए तो बाद में इस जगह पर भी इसने क्या किया, यहां से लेकर के और यहां तक पूरे के पूरे जो है सैनिकों को खड़ा कर दिया। विजयनगर तक जो है कृष्णदेव राय से दोस्ती करके और पूरा ई बॉर्डर पर सैनिकों को खड़ा करके एकदम पैक कर दिया। भारत के जो है जितना भी इधर से आने का रास्ता था इसको, यानी यह इधर से दूसरे लोगों के आने का जो एंट्री गेट था उसको बंद कर दिया। किसने? अल्बुकर्क ने। इसीलिए अल्बुकर्क को हम लोग वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं। किसका? तो पुर्तगालियों का। इस आधार पर हम लोग इतना समझ लिए। अब अल्बुकर्क का थोड़ा सा काम देख लें कि इसका और क्या क्या काम था। तो ये अल्बुकर्क जो है यहाँ पे क्या करता है कि भारतीय जो महिलाएं हैं इनसे विवाह करने के लिए भारतीय महिलाएं या इससे विवाह करने के लिए, अर्थात हम कहें तो धर्म परिवर्तन करने के लिए पॉलिसी को लाता है कौन? अल्बुकर्क लाता है। विवाह और धर्म, भारतीय महिलाएं, भारत में जो महिलाएं हैं इनके साथ में विवाह और धर्म परिवर्तन का कौन लाता है पॉलिसी? तो यह अल्बुकर्क लाता है। फिर बाद में हम लोग कहेंगे कि इसके अलावा इसका दूसरा अगर हम लोग काम देखें तो कह सकते हैं जैसे सती प्रथा चलता था, तो इस सती प्रथा को भी जो है सती प्रथा को भी इसने क्या किया? तो बैन किया। इसके बाद में अगर सती प्रथा से संबंधित आप देखिएगा ना तो आगे मिल जाएंगे आपको राजा राम मोहन राय। इन्होंने भी सती प्रथा को बैन करवाने में आगे चल करके बहुत ज्यादा मेहनत किया था और इसको बैन करवाने में सफल हुए। इनका साथ दिया था एक अंग्रेज जिसका नाम था विलियम बेटिक। क्या नाम था जी? तो विलियम बेटिक। और विलियम बेटिक जो है यह यहाँ पर सती प्रथा को समाप्त करने में भूमिका निभाया, जो कि एक अंग्रेज था। यह अंग्रेज था, लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं यह कौन काम कर रहा है? तो अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क का काम हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो सती प्रथा को बंद किया। भारत में जो है यहाँ पर इंडियन स्टेट पॉलिसी को लाया, यानी भारत के सभी जगहों पर जो है यहाँ पर कब्जा किया। इस प्रकार से हम लोग इसके कार्यों को देख लिए। अब आगे हम लोग को एक लास्ट पढ़ना है जिसका नाम क्या होगा? अल्मीडा। और वो बहुत छोटा है, जस्ट 5 मिनट में जो है क्लास ओवर होने वाला है। जैसे देखिए अल्मीडा के बारे में, अल्मीडा नहीं बल्कि नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है इसका? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा।
आज थोड़ा हम भी तेज में हैं क्योंकि लेट हो गया है काफी ज्यादा, ठीक है। तो नीनो डी कुन्हा जो है इसका हम लोग देखेंगे कि यह जो है 1529 से और फिर 1538 तक जो है यह भारत में रहेगा। और इसके लिए एक स्पेशल पढ़ना है 1534 का समय। 1534 में क्या होता है कि जो हुगली है, हुगली इसी के बगल में यहाँ पर कंपनी खोलने के लिए दो जगह, एक का नाम होगा चटगांव और दूसरा जो है सतगांव, चटगांव और सतगांव, ये दोनों जो है बंदरगाह वाले इलाका है। कौन इलाका है? बंदरगाह, जहां पर पानी की जहाजें आके रुकती हैं। इन जगहों को कब्जा कर लेता है कौन? तो नीनो डी कुन्हा के समय में 34 में इन जगहों पर कब्जा कर लिया जाता है और यहाँ पर फिर जो है कंपनी खोलने का प्लान शुरू कर दिया जाता है। ये सब काम किसके समय में हो रहा है? तो नीनो डी कुन्हा के समय में। अब पूछा जाएगा कि बताइए उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो उस समय बंगाल का ये जो हुगली पर कब्जा हुआ है, बंगाल का शासक पूछा जाएगा कि कौन था? तो उस समय जो शासक था उसका नाम था महमूद शाह। महमूद शाह, और इसके समय में इसने क्या किया? तो यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए इन तीनों गवर्नरों के बारे में। अब ये जो है इधर बंगाल पर भी कब्जा कर लिए, इस जगह पर भी, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा कब्जा हो ही गया और पूर्ण रूप से जो है पूरे के पूरे भारत के जितने भी मतलब समझिए कि एंट्री गेट थे उनको इन लोगों ने बंद किया। समुद्र पर पहले ही कब्जा हो चुका था। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों गवर्नर हुआ। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक और अगला गवर्नर आएगा जिसका नाम होगा शाह शुजा, और शाह शुजा जो है यह भारत में आएगा जिसके समय में उसका एक संत भी साथ में आएगा जिसका नाम होगा संत जेवियर। आप जानते हैं संत जेवियर के नाम पर आज भारत में बहुत सारे स्कूल चलाया जाता है संत जेवियर के नाम पर। तो अब इनसे संबंधित कुछ चीजों को पढ़ते हुए और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब डचों का आगमन होगा, डचों के बाद में फिर जो है अंग्रेजों का आगमन होगा और फिर फ्रांसीसी आएंगे। अब पूर्ण रूप से जो है अंत बाद में भारत में एस्टेब्लिश कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अंग्रेज। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब